नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद सहल। अखिल गुप्ता हमारे साथ हैं। भारत बनाम इंग्लैंड रांची टेस्ट में एक बड़ी जीत टीम इंडिया ने हासिल की 5 विकेट से। अब जो कारवां है वो धर्मशाला पहुंचेगा और 7 से 11 तक ये मैच खेला जाएगा। वैसे इतिहास तो ये है कि इंडिया 4 दिन में ही मैच जीत जाता है। अखिल, धर्मशाला जाने से पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया किस मनोबल के साथ जाएगी, क्या चेंजेस होंगे, और आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की टीम को हम कहाँ 4-1 या फिर 3-2 से ही काम हो जाएगा? नहीं, सीरीज शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था 4-1, हैदराबाद की हार के बाद भी मैंने कहा था 4-1, और अभी भी अपनी बात पे टिका हुआ हूँ। भी कहूंगा कि इंडिया 4-1 से सीरीज जीतेगा। बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि इंडिया सीरीज जीत चुका है। शायद बुमराह आखिरी मैच भी ना खेले, लेकिन फिर भी अगर बुमराह नहीं भी खेलते हैं ना, तो भी मैं कहूंगा कि इंडिया 4-1 से सीरीज अपने नाम कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये जो सीरीज हमने जीती है 3-1 से, अखिल, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपने यहाँ टॉस हार गए थे आप रांची में, और उसके बाद इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की 353 बना दिए थे। उसके बाद इंडिया की बैटिंग जब स्टार्ट हुई, एक इंडिया की भी कोलैप्स हो गया जल्दी, लेकिन उसके बाद ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव की वो जो पार्टनरशिप हुई थी, वहाँ से टीम का कमबैक हुआ। लेकिन जो जीत पर असली ठप्पा लगाया, कहते हैं मोहर लगाई, वो अश्विन और कुलदीप यादव ने लगाई। जो ओवरऑल अगर आप देखें टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं आप? ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ा कमाल का रहा है। खासतौर पर रोहित शर्मा की जो कप्तानी देखने को मिली है ना मोनू, वो बड़ी शानदार है। क्योंकि स्टार्टिंग में रोहित शर्मा को बड़ा आलोचना हुई उनकी कि अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे हैं, डिफेंसिव अप्रोच है, लेकिन सेकंड इनिंग में वो जानते थे कि गेंद अब स्पिनर्स के पाले में रहेगी। पहले ओवर अश्विन को लेकर आए, कुलदीप यादव से जिस तरह उन्होंने स्पिनर को रोटेट कराया, रविंद्र जडेजा को बीच में लेके आए, बड़ा ही काबिल तारीफ उन्होंने कप्तानी की है। पूरा क्रेडिट मैं रोहित शर्मा की कप्तानी को भी दूंगा, क्योंकि उस बंदे को कभी उसकी कप्तानी को उतना सराहा नहीं जाता टेस्ट क्रिकेट की बात जब होती है, लेकिन आपको उनकी कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। और रोहित की अगर बात करें तो 4000 रन भी उन्होंने इस सीरीज में पूरे कर लिए। फर्स्ट क्लास में अगर देखें 9000 उनके पूरे हो चुके हैं। इंडिया का भी यार मतलब दमखम, कहते ना, भारत में हराना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। और लगातार भारत ने 17वीं बार ये टेस्ट सीरीज हासिल की है। लगातार हम तो हर टीम को हराने का मादा रखते हैं। 2012 में एक बार जरूर हारी थी इंडिया, लेकिन इस वक्त इस इंडियन टीम को मुझे नहीं लगता कोई हरा सकता। क्यों? क्योंकि ये टीम एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर इस वक्त खेल दिखाती है। और खासकर यंग टैलेंट ने जो इंप्रेस किया है, खासकर ध्रुव जुरैल, इसका नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है अखिल, क्योंकि इस लड़के ने जो आकर टीम में कहते हैं ना जान फूकी है, वो जो तड़का लगाया, इनको जब मौका मिला केएस भरत की जगह, इन्होंने हर बार उस मौके को भुनाया है। कुलदीप यादव के साथ वो मिलकर पार्टनरशिप हो गई 39, ये मैच विनिंग नॉक से कम नहीं थी, कैमियो इनिंग थी, लेकिन 70 रन चाहिए थे टीम इंडिया को, 5 आउट हो चुके थे। ये जो बैटिंग की, इन्होंने पहले 90 रन बनाए और उसके बाद 39 बनाए। ये वाली जो परफॉर्मेंस इस मैच की अगर आप देखोगे दोनों इनिंग में, ये तो कुछ वैसी परफॉर्मेंस जो हम कहते हैं ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ये वाली परफॉर्मेंस है अखिल। बिल्कुल, ये बड़ी सही बात आपने कही, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, उसी तरह की परफॉर्मेंस थी मोनू। क्योंकि केएस भरत ने शुरुआती मैचेस में विकेट कीपिंग अच्छी की, लेकिन टीम इंडिया को विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। केवल विकेट कीपर चाहिए होता तो शायद रिद्धिमान साहा कभी टीम इंडिया से ड्रॉप ही ना होते, उनसे ही टीम इंडिया काम चलाती। लेकिन हमको चाहिए था धोनी जैसा विकेट कीपर, पंत जैसा विकेट कीपर, जो विकेट के पीछे से स्लेजिंग भी करे, गेंदबाजों का हौसला भी बढ़ाए। वो काम बखूबी करके दिया ध्रुव जुरैल ने। और खास तौर पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करना, बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज फेल हो जाते हैं, क्योंकि चौथी पारी तक पिच एकदम मर जाती है, वहां पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इस खिलाड़ी ने 77 बॉलें खेली, 120 पर 5 था। कहने को 192 आप चेस कर रहे हैं, लेकिन 192 में भी हालत पतली हो चुकी थी। 120 पर 5 होने के बाद शुभमन गिल के साथ जो पार्टनरशिप निकली उनकी, बड़ी कमाल की बल्लेबाजी की, 39 नॉट आउट, ये भी एक बड़ी पारी रही। अच्छा, अगर इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अखिल, तो जो पहला मैच उन्होंने जीता था हैदराबाद में, थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट वो खेले थे, जो बैट्स बॉल का यूटिलाइज किया था उन्होंने सही किया था, क्योंकि 196 उनमें ओली पॉप ने बनाए, तो तेज बनाए थे 196। वहां से तो हमें लगा कि यार ये जो बैट्स बॉल वाला फॉर्मूला है ये इंडिया में भी शायद कारगर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर लगातार मैच हारे, वो पहले वो वाइजैग हारे, फिर राजकोट हारे, फिर उसके बाद बेन स्टोक्स का बयान आता है रांची टेस्ट से ठीक पहले, उन्होंने कहा था कि हम 3-2 से ये सीरीज जीतेंगे। हालांकि बड़ी स्टेटमेंट थी, लेकिन वो क्या हुआ बयान का अखिल? 7 दिन में टाइम वेस्ट हो गई। क्योंकि राजकोट टेस्ट हारने के बाद आप 434 रन से हारे हो, उसी के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक शाम को ये बयान देते हैं कि हम तो अभी भी सीरीज जीतेंगे, हम कमबैक करेंगे, फलाना ढिमकाना होगा, 3-2 से इंडिया को हराएंगे। यार मतलब रांची टेस्ट तक आपकी हालत खराब हो चुकी है। शुरुआती 2 दिन के बाद मुझे लगा था कि यार बेन स्टोक्स के बयान में दम था, बंदे ने जो बात कही वो अभी तक करके दिखाई। टॉस जीता, बैटिंग करने गए, लंच में 112 पर 5 हो गए, लेकिन फिर भी पहली पारी में 353 बोर्ड पे लगाया। इंडिया को पहली पारी में घुटनों पे ला दिया, लेकिन सेकंड इनिंग से इंग्लैंड का एकदम
पासा ही पलट गया, वो टीम एकदम जिम्बाब्वे की तरह खेलने लगी यार। मतलब जिम्बाब्वे केनिया जैसा खेलते हैं ना, उस तरह का परफॉर्मेंस इंग्लैंड ने किया। मतलब 7-8 दिन में ही बेन स्टोक्स का अपना जो सारा घमंड था कि इंडिया को 3-2 से हराएंगे, वो चकनाचूर हो गया। इसका पूरा क्रेडिट टीम इंडिया के युवा जोश को जाता है। बिल्कुल युवा जोश को जाता है। लेकिन इंग्लैंड की एक चीज़ और मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बेसबॉल के बाद जब ब्रेंडन मैकलम कोच बने और कैप्टन बने बेन स्टोक्स, 5 लगातार वो कंसेक्यूटिव सीरीज जीते हैं, वो कभी हारे नहीं थे। इंडिया में आए तो वहाँ भी पहला मैच में उन्होंने दमखम दिखाया। लेकिन इस इंग्लैंड की टीम को हुआ क्या था अखिल, मुझे ये पूछना है, क्योंकि इनके पास क्या वो टेम्परामेंट की कमी थी, क्या वो स्किल्स की कमी थी, या फिर आपको लगता है जो नंबर 5, 6 और 7 जिसपे कि बेन स्टोक्स बैटिंग करने आते हैं, बेन फॉक्स बैटिंग करने आते हैं, जॉनी बेस्टो का फॉर्म, आपको ये सबसे बड़ा रीजन लगता है हार का? नहीं, शायद जॉनी बेस्टो का फॉर्म भी एक बड़ा रीजन था। लेकिन मोनू ये बात कहीं किसी से छिपी नहीं है कि इंग्लैंड ने जो 5 सीरीज जीती है ना, वो इंग्लैंड में ही जीती हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में जीती हैं। आप घर से बाहर खेले ही नहीं थे। आपको पता था कि आपको इंडिया में आकर इस तरह का सरफेस मिलेगा। आपने कैंप भी लगाया, आप दुबई में करीब 1-1.5 महीना रहे, आपने ट्रेनिंग ट्रैक पे वैसे विकेटें बनवाई, प्रैक्टिस की। लेकिन इंडिया में आकर आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जिस तरह का परफॉर्मेंस अश्विन ने किया, कुलदीप यादव इस सीरीज के एक बड़े एक्स फैक्टर साबित हुए हैं, क्योंकि उस खिलाड़ी को अंडररेटेड माना जाता है टेस्ट क्रिकेट में। वनडे T20 में वो परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, सिंगल हैंडली मैच जिताते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कभी उनकी बात नहीं होती। इस सीरीज में कुलदीप यादव भी एक बड़े हीरो बनकर सामने आए हैं, बतौर बल्लेबाज भी, बतौर गेंदबाज भी। इंग्लैंड के पास कोई विकल्प ही नहीं था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अश्विन और जडेजा और अक्षर पटेल की तैयारी में कुलदीप यादव एक आउट ऑफ सिलेबस साबित हुए। बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ये जो सीरीज रही, अब तक 4 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। इसमें अगर आप हीरो की बात करते हो ना, जो मैच विनर टीम इंडिया के लिए, अगर आप टॉप ऑर्डर से देखें तो यशस्वी जायसवाल, अब उनको वीरेंद्र सहवाग भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि 655 रन हाईएस्ट रन गेटर, 2 डबल हैंडर बना चुके हैं। उनमें जो टेम्परामेंट है, जो उनकी क्लास है, वो तो मतलब आउट द पार्क हमें नजर आई है, क्योंकि वो उनके पास हर गेंदबाज का जवाब है, जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं। नंबर 1 आपके यशस्वी जायसवाल एक प्राइम एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है, देखिए इस सीरीज में अखिल आपको ये भी देखना होगा कि विराट इस सीरीज में नहीं थे, केएल राहुल इस सीरीज में नहीं थे, जसप्रीत बुमराह ये रांची टेस्ट नहीं खेले, मोहम्मद शमी का बाहर होना इस सीरीज से। उसके बावजूद भी टीम ने मिडिल ऑर्डर में पुजारा और रहाणे का जो स्पेस था उसको पूरा फुलफिल कर दिया। आपको लगता है सरफराज और ध्रुव जुरैल के आने से? बिल्कुल, बहुत हद तक है। हालांकि इसको कहना थोड़ा जल्दबाजी भी होगी, क्योंकि ध्रुव जुरैल ने इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन वही है ना कि 2 मैचों के आधार पर आप पाटीदार को जज नहीं करोगे, ऐसे ही 2 मैचों के आधार पर आपको ध्रुव जुरैल और सरफराज खान को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरफराज का तीसरा मैच बहुत अच्छा रहा, चौथा मैच उनका भी खराब रहा। जिस तरीके से वो आउट हुए, वो भी ऐसे आउट नहीं होना चाहिए था। पहली पारी में 14 के, दूसरी पारी में खाता भी नहीं खुला, गोल्डन डक पे आउट हुए। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि 2 मैचेस के आधार पर ना जुरैल को जज किया जाए, ना सरफराज खान को जज किया जाए, और ना ही रजत पाटीदार को जज करना चाहिए। लेकिन रजत पाटीदार का आपने नाम लिया, 2 मैच नहीं, अब तो 3 मैच हो गए हैं यार, 6 इनिंग हो गई और 61 रन है उनके। हालांकि चौंकाने वाली बात है कि 6 पारियों में 61 रन बनाए उन्होंने। क्या अब धर्मशाला में जो लास्ट टेस्ट होगा, क्या वहां पर देवदत्त पडिक्कल या फिर रजत पाटीदार, कौन होगा? नहीं, मुझे लगता है पाटीदार, क्योंकि खिलाने का एक मकसद ये भी है ना, इंडिया सीरीज जीत चुका है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप चाहेंगे कि आप अपने खिलाड़ी को बैक करें। आप ये नहीं कि उसको प्लेइंग 11 से बाहर कर उसका मनोबल और गिराएंगे। वो ऑलरेडी इतने मनोबल में बेचारा उसका टूटा हुआ है, क्योंकि यार आउट ऑफ फॉर्म है, 6 पारियों में केवल 63 रन बनाए हैं, 2 ओवर 0 पर आउट हुए हैं। ऐसे में मैं तो चाहूंगा खिलाड़ी को बैक किया जाए। युवा प्लेयर है, आपको कॉन्फिडेंस देना होगा, क्योंकि पहली बार वो भारत के लिए टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देने के लिए उस खिलाड़ी को खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन अखिल, ये तो ठीक है आपने कॉन्फिडेंस की बात की, लेकिन वो जिस तरीके से आउट हुए, आउट होने का तरीका अगर आप देखोगे, स्पिनर गेंद को, छोटी गेंद जिसे आप कहते हैं कहीं भी पुल मार सकते हैं, कहीं भी शॉट मार सकते हैं, वो सॉफ्ट हैंड खेलते हैं और आउट हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल। ऐसे तो यार नंबर 9 के बैट्समैन ने, कुलदीप यादव ने वो जो क्लास दिखाई है, वो बैटिंग की है, मजा आ गया उनकी बैटिंग। 121 गेंद खेली है और उसी विकेट पर रजत पाटीदार कुछ खास नहीं कर पाते। क्या लगता है, क्या कमी है उनमें? नहीं मनु, कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन कई बार ना खिलाड़ी के ऊपर दबाव भी होता है यार, क्योंकि नंबर 4 का जो स्लॉट है ना, वो बहुत महान नंबर बन चुका है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे, विराट कोहली नंबर 4 पे खेलते हैं। और कहीं ना कहीं पाटीदार के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि यार मैं अगर अच्छा कर भी दूंगा ना, 100 बना दूंगा, 50 बना दूंगा, मुझे तब भी बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर केएल राहुल आ गए, पाटीदार को जाना ही पड़ेगा बाहर। वो कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंड में घूमता है। वो भी उनको परेशान किया होगा कि अगर राहुल आ गए या फिर कोई भी प्लेयर अगर आ गया, राहुल की वापसी हो गई तो उनको जाना पड़ेगा, ये दिमाग में घूमता है। प्रेशर अपने ऊपर लिया और प्रेशर का नतीजा है कि रांची टेस्ट की दूसरी पारी में 6 गेंदें खेली, डक पर आउट हुए। और राजकोट टेस्ट की चौथी पारी आपको याद होगी, तीसरी पारी इंडिया की, 10 गेंदों में बड़ी सुस्त शॉट खेलकर आउट हुए। तो उनको बस लगा था कि बस जाना है, रन बनाना है। बड़ी लचीलेपन से वो शॉट खेला, गेंद काफी नीची थी, बस मार दिया और मिड विकेट पे कैच दे बैठे।
बिल्कुल कैच दे बैठे, लेकिन अब इस धर्मशाला मैच में अखिल का तो कहना है कि यार उनको मौका मिलेगा, मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी जरूर बताइए। लेकिन एक और बड़ा अच्छा सवाल ये भी है कि धर्मशाला हम जाएंगे मैच खेलने के लिए, इंडिया के लिए तो WTC पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जीतना चाहिए मैच, लेकिन दूसरी तरफ वो जो कहते हैं साख की लड़ाई कह लो या सम्मान बचाने की लड़ाई कह लो, इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लैंड क्या कमबैक कर पाएगा धर्मशाला में, और जहां पे सीमिंग कंडीशन होगी वहां पर अखिल जी क्या हम 3 तेज गेंदबाजों खिला सकते हैं बुमराह के आने के बाद? नहीं, हो सकता है कि अब वहाँ पे शायद 3 तेज गेंदबाज खेले, लेकिन बुमराह तो मुझे नहीं लगता आएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स भी ऐसी चल रही हैं कि बुमराह का शायद जो रेस्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा सीरीज, क्योंकि आप जीत चुके हैं। लेकिन अब तेज गेंदबाज तीसरा कौन खेलेगा, यानी कि मुकेश कुमार की एंट्री हो सकती है। सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप, ये 3 पेसर आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि धर्मशाला की कंडीशन कुछ इसी प्रकार की है। यानी कि फिर चुनौती रहेगी कि आप एक स्पिनर को किसको बाहर बैठाएंगे, क्योंकि आप जडेजा को बाहर नहीं कर सकते, बल्ले गेंद से अच्छा करते आ रहे हैं। अश्विन का ऑलरेडी 100वां मैच होने वाला है, तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे, और कुलदीप को आप कैसे बाहर करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात भी आएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप जब बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन यहीं मिलती रहेगी।